नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नए सेशन में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्या मौलिक अधिकार के बारे में। तो हम समानता के अधिकार के बारे में कल पढ़ रहे थे। तो हमने आर्टिकल 12, 13, 14, 15 खत्म कर दिया है। आज उससे आगे शुरू करते हैं कि आर्टिकल 16 क्या है। तो अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अनुच्छेद 16 किस चीज से संबंधित है। तो यह है लोक नियोजन में अफसर की समता। मतलब कि लोक नियोजन में अफसर की समानता की बात कौन करता है। ये आपका आर्टिकल 16 काम करता है। कौन बात करता है? आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन में मतलब राज्य के अधीन जो भी सेवाएं हैं, राज्य के अधीन जो भी सेवाएं हैं उसमें समानता का दर्जा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? सबको समान अवसर प्रदान किया जाएगा। ये आपका अनुच्छेद 16 कहता है। अब अनुच्छेद 16 कैसा कहता है कि मान लीजिए सरकार कोई वैकेंसी निकालती है तो वैकेंसी में समानता का दर्जा दिया जाएगा सबके लिए। बट इसमें कुछ फैक्ट्स अलग से बाद में जोड़े गए हैं। तो समानता का बराबर का अवसर दिया जाएगा, छोटा है बड़ा है गरीब अमीर है उस तरीके से। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर, थोड़ी सी कहानी समझते हैं। तो आर्टिकल 16 में अवसर में समानता, जो आपकी लोक नियोजन में अवसर की समानता है, ये तो है, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स इससे डीपली अंदर से पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, इसके थोड़ा सा अंदरूनी पॉइंट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मंडल कमीशन। मंडल कमीशन काफी इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है मंडल आयोग से। तो ध्यान रखना कि मंडल आयोग का गठन किसने किया था। तो मोरारजी देसाई की सरकार थी उस समय। 1979 में मंडल कमीशन का गठन किया गया। अच्छा, मंडल कमीशन का गठन इसलिए किया गया कि मंडल कमीशन को ये जांच सौंपी गई कि ये देखना है कि कौन से लोग, जो पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको समानता, मतलब ये क्या है कि मतलब हमारा जो देश है वो थोड़ा सा पहले उच्च वर्ग निम्न वर्ग में काफ़ी बटा रहा। तो इस वजह से जो निम्न वर्ग के लोग हैं, थोड़ा सा जो आर्थिक तरीके से निम्न रह गए हैं, जिनके पास थोड़ा पैसे ऐसे की कमी रही, तो वो क्या है कि प्रॉपर तरीके से अपने बच्चों को गाइडेंस नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से वो बच्चे पढ़ाई में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। ठीक है, सरकार ने इसके लिए हमेशा योजनाएं लेकर आती रही है, लेकिन फिर भी इसमें डाला गया कि 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने मंडल कमीशन गठन किया। अच्छा, मंडल कमीशन को क्या जांच करनी थी कि उनको जांच सौंपी गई पिछड़ा वर्ग को लेकर कि अब पिछड़ा वर्ग की जांच करेंगे कि कौन कौन से तबके ऐसे हैं जो पिछड़े हैं और उन पिछड़ों को किस तरीके से हम बराबर ला सकते हैं। इसके लिए मंडल कमीशन गठन किया गया। ठीक है, तो मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1980 में सौंपी, 1980 में सौंपी। तो इसने बोला कि हम पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण दे सकते हैं। पिछड़े वर्गों को कितना देना चाहिए? 27% आरक्षण। यहाँ पर एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको कितने परसेंट आरक्षण दिया गया है। तो 27% आरक्षण देने की बात करिए। फिर क्या हुआ कि मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई और तो 1980 में मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। और मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी तो रिपोर्ट देने के बाद क्या हुआ कि ये मामला अटका रहा। तो ये मामला अटका रहा। मामला अटकने के बाद जब 1990 में वीपी सिंह की सरकार आई, ध्यान रखना, तो वीपी सिंह की सरकार ने इस चीज को लागू किया। तो वीपी सिंह की सरकार आई तो उसने इस चीज को लागू किया 27% आरक्षण को लेकर। तो ये मंडल कमीशन के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। 27% आरक्षण की उन्होंने बात करी, 1980 में आई और 1979 में इसका गठन किया गया था। 1980 में इसने रिपोर्ट सौंपी और 1990 में वीपी सिंह सरकार ने इसकी घोषणा करी थी। तो ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग है तो उसके लिए कितना आरक्षण दिया गया? 27% का आरक्षण दिया गया। अब एक चीज ध्यान रखना, प्रोन्नति में कोई आरक्षण नहीं है, ये भी ध्यान रखना है कि मतलब जैसे प्रमोशंस हैं तो प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। पिछड़ा वर्ग में क्या है कि प्रमोशन अगर होगा आपका तो उसमें आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये 77वें संविधान 77 संविधान संशोधन 1995 के तहत खत्म कर दिया गया। मस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि प्रमोशंस में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा खत्म किया गया था? 77वां संविधान संशोधन 1995। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ओबीसी में क्रीमी लेयर की पहचान, ओबीसी में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम क्या था? रामनंदन समिति। तो रामनंदन समिति ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। तो ओबीसी में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए किसका गठन किया गया? रामनंदन समिति बहुत बार एग्जाम में आती है। अच्छा, रामनंदन समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 1993 में, 1993 में जाके सौंपी। तो ये ध्यान रखना है कि रामनंदन कमेटी किससे संबंधित है? तो ओबीसी में क्रीमी लेयर की पहचान को लेकर। आगे बात करते हैं, जब ये सारी चीजें हो गई, मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी, वीपी सिंह सरकार ने इसकी घोषणा कर दी, तो जाकर एक राष्ट्रीय आयोग बना। क्या बना? राष्ट्रीय आयोग। पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना था? 1993 में। मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ध्यान रखना कि 1993 में जाकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना था। क्योंकि सारी चीजें मंडल कमीशन, फिर वीपी सिंह सरकार और फिर ओबीसी रामनंदन कमेटी गठन किया गया। फिर 1993 में क्या हुआ कि 1993 में राष्ट्रीय आयोग बना, उसके बाद ही रामनंदन कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अब पिछड़ा वर्ग में तो हम नहीं दे सकते हैं, आरक्षण नहीं दिया जाएगा, लेकिन क्या SC ST में भी ऐसा है? तो बिल्कुल नहीं, ध्यान रखना। 85वां संविधान संशोधन 2001, तो 85वां संविधान संशोधन जो है 2001 क्या कहता है कि SC और ST को प्रोन्नति में आरक्षण है। अब SC और ST को अब प्रमोशंस में आरक्षण मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर बराबर प्रतिनिधित्व नहीं है, मतलब कि अगर बराबर सीट उनकी फिल नहीं है,
तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ SC और ST को आरक्षण देने की बात करी गई। और ये कौन सा संविधान संशोधन करता है? ये करता है 50वां 85 नंबर का सॉरी 85 नंबर का संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। तो उसमें ये बोला गया कि अगर SC और ST की जो सीट है वो पूरी तरीके से क्या है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व उन्हें नहीं मिल रहा है, तो उनको प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। ये आर्टिकल 16 के अंदर ये सारी चीजें डाली गई, ध्यान रखना। आगे है कि 81वां संविधान संशोधन 2000 किस संबंधित है? तो यहाँ पर बैकलॉग भर्तियों में एग्जाम में बहुत पूछा था कि बैकलॉग भर्तियों में आरक्षण की 50% सीमा को समाप्त कर दिया गया। तो बैकलॉग जो भर्तियां होंगी उसमें कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण की पहले कितने परसेंट सीमा थी? 50%, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देते हैं कि बैकलॉग भर्तियों में आरक्षण की जो 50% की सीमा थी किस संविधान संशोधन के द्वारा खत्म हुई थी? तो ये आपका था 81, ठीक है, 81वां संविधान संशोधन 2000 में इसको खत्म कर दिया गया था। आगे बात करते हैं 76 संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 76 संविधान संशोधन जो 1994 आया था उसमें आरक्षण की व्यवस्था को देखो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आरक्षण जो है ना, आरक्षण 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो वही चीज थी कि 69% आरक्षण था, इसको खत्म करके कितना किया गया था? 50%। तो 69% आरक्षण को खत्म करके 50% कब किया गया? तो 76वां संविधान संशोधन 1994। यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे पॉइंट आते हैं। तो ये पूरी है कहानी आर्टिकल 16 की, ध्यान रखना। मंडल कमीशन, मोरारजी देसाई सरकार 1980 27% आरक्षण, वीपी सिंह की सरकार ने इसकी घोषणा करी। फिर जाके राष्ट्रीय आयोग बना। राष्ट्रीय आयोग के बाद क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए रामनंदन कमेटी का गठन किया गया। प्रोन्नति में कोई आरक्षण नहीं रहेगा, 1995 में आया। फिर संविधान संशोधन, जो SC ST के वर्ग के लोग हैं उनको प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा अगर उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 17 की। तो आर्टिकल 17 किस चीज की बात करता है? तो आर्टिकल 17 बात करता है अस्पृश्यताकांत। मतलब क्या होता है कि भारत मतलब विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, जातियां, मतलब भारत में जो जाति व्यवस्था बड़ी जटिल है। ठीक है, तो इसके आधार पर क्या किया गया, क्या हुआ कि भारत में छुआछूत पहले बहुत ज्यादा विद्यमान था। आज तो खैर इतना बहुत कम हो गया है, लेकिन इससे पहले अगर हम थोड़ा सा कुछ समय पहले जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें विद्यमान थी। संविधान में इस चीज को डाला गया कि अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत किसमें डाला गया? आर्टिकल 17 में। एग्जाम में बहुत पूछते हैं यहाँ पर। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि यहाँ से कि जो एग्जाम में आते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस क्या आते हैं। अब आर्टिकल 17 पूछना उन्होंने बंद कर दिया है, अब थोड़ी डीपली चीजें वो पूछते हैं। तो देखते हैं पहला कि अस्पृश्यता अपराध। देखो, जो छुआछूत है वो अपराध अधिनियम कब आया था? 1955 में। ध्यान रखना इस चीज को कि छुआछूत जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम है वो 1955 में आया था। और इसमें संशोधन कब हुआ था? तो इसमें संशोधन हुआ 1976 में। अब संशोधन करने के बाद क्या हुआ कि इसका नया नाम रख दिया गया। तो अस्पृश्यता को हटाकर इसका नया नाम क्या रख दिया गया था? नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम। ठीक है, नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम इसका नाम कर दिया गया था। इसको थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं एक और आर्टिकल 17 में जो संबंधित है जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम। तो जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब आया? 1955 में। ये भी 1955 में आया। इसके तहत क्या हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति छुआछूत करता है, मतलब कि क्या है कि मतलब थोड़ा सा अलग वर्ग के लोग हैं जो उनके साथ छुआछूत करता है या उनको कुछ कहता है या सार्वजनिक जगह पर उन्हें कुछ करने से रोकता है या आप जाति सूचक गालियां देता है, कुछ भी करता है, अगर इस तरीके की चीजें जो मतलब उसकी जाति प्रथा से संबंधित है, तो क्या होगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, संविधान में इसके बारे में पूरी तरीके से प्रावधान दिए गए हैं। तो जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 में क्या किया गया है कि जो छुआछूत क्या है, दंडनीय अपराध है और इसके लिए मिनिमम कितना है? 6 माह की जेल की सजा है आपकी और 500 रुपए कम से कम जुर्माना है। तो ध्यान रखना आर्टिकल 17 में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, अस्पृश्यता अधिनियम 1955 और जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और आर्टिकल 16 पूरी कहानी यहाँ पर लिखी है और आर्टिकल 17 पूरी कहानी। ये जो संशोधन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 18 की। ठीक है, अब आर्टिकल 18 क्या कहता है? तो आर्टिकल 18 कहता है, अनुच्छेद 18 क्या कहता है? 18 कहता है उपाधियों का अंत। किसका? उपाधियों का अंत। अब उपाधियों का मतलब क्या है कि पहले क्या होता था कि राजा महाराजा बड़ी बड़ी उपाधि दिया करते थे, राय बहादुर, मिर्जा, राजा, ये सारी उपाधियां। तो इसको खत्म किया गया कि अब कोई किसी को उपाधि नहीं देगा। अब उपाधियां क्या कौन कौन सी उपाधि दी जा सकती हैं? तो देश सेवा के लिए उपाधि, देश सेवा और विद्या संबंधी। ध्यान रखना कि विद्या संबंधी जो उपाधियां हैं केवल यही दी जाएंगी, बाकी कोई भी उपाधि नहीं दी सकती है। जैसे देश सेवा में आपका क्या आ गया, जैसे आपके भारत रत्न वगैरह, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, तो इन सारे अवार्ड को कब शुरू किया गया था? 1954 में इसको शुरू किया गया था। इसको ध्यान रखना। तो जो उपाधियां थी उसका अंत कर दिया गया। कोई भी मिर्जा, राजा और ये राय बहादुर, ये सारी उपाधियां नहीं देगा और इस प्रकार उपाधियों का अंत कर दिया गया था। और दूसरा, कोई भी विदेशी देश भारत के किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं दे सकता है। ठीक है, जब तक कि राज्य की अनुमति ना हो, क्या ना हो, राज्य की अनुमति ना हो, तब तक वो उपाधि नहीं दे सकता है। तो बस यही थोड़ी सी उपाधियों के अंत की कहानी है। अच्छा, बीच में एक क्रम आया था उपाधियों को लेकर
उपाधियों को लेकर क्रम आया कि मोरारजी देसाई सरकार ने मोरारजी देसाई सरकार जो थी, देसाई सरकार थी, उसने क्या किया था, उसने इसको बंद कर दिया था 1977 में, इसको बंद कर दिया था अवार्ड वगैरह को। फिर से आकर इंदिरा गांधी ने शुरू कर दिया था। अब इंदिरा जी ने इसको फिर से शुरू कर दिया था। ठीक है, तो जल्दी बताएंगे इंदिरा जी ने इसको कब शुरू किया था, फिर से लागू कर दिया था, फिर से मतलब अवार्ड देने लगे थे। तो जो भारत रत्न वगैरह है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, वो फिर से मिलने लगे। जल्दी से बताना इंदिरा गांधी ने कब इसको शुरू कर दिया था। मोरारजी देसाई ने इस क्रम को तोड़ा था, फिर से इंदिरा गांधी ने इसको बहाल कर दिया था। तो जल्दी से मुझे बताएंगे। तो ये हो गए आपके क्या है, समानता का अधिकार। तो हम पूरे खत्म कर चुके हैं आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो हम धीमे धीमे करके केवल 10 मिनट पढ़ाई करेंगे, डेली का डेली 10 मिनट पढ़ना है, और 10 मिनट में बहुत प्रमुख चीजें हम पढ़ लेंगे और लगातार इसको पढ़ते रहो, लगातार याद करते रहो। इसी तरीके से पूरी की पूरी जीएस खत्म करना है। पॉलिटी तो खत्म करना ही है, जीएस भी खत्म करना है। आगामी बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, ग्रुप जीडी वगैरह के एग्जाम लगे हुए हैं, शायद यूपी पुलिस का भी एग्जाम, कांस्टेबल का फॉर्म वगैरह आने वाला है। तो ध्यान रखना है इसको। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं और फिर बच्चे बोलते हैं कि कहाँ से आ गया, कहाँ से। तो ऊपर ऊपर की चीज़ें नहीं पढ़ना है, हमें अंदर घुसना है, अंदर की चीज़ें पढ़ना है कि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो हमसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो डेली 10 मिनट पढ़ेंगे, इसी तरीके से लगातार पढ़ते रहो, पूरी की पूरी जीएस खत्म करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।